पेशेंट्स आपके पास आता है और आप जब उनको कहते हैं कि आपकी सर्जरी होना है और उनके अंदर एक डर सा बैठ जाता है कि अरे सर्जरी होगी तो क्या होगा। कोई भी व्यक्ति है उसे सर्जरी का नाम सुन के ही डर लगता है, तो फिर मरीज को ये समझाते हैं कि आप डरिए नहीं, अभी आपका जो है ऑपरेशन बहुत आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये भी रहता है कि एनेस्थीसिया लगेगा कि नहीं, या हमें ऑपरेशन डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी रहता है कि ऑपरेशन कैसे होगा। बेहोश करेंगे तो जैसे अधिकतर जो है जैसे जो दूरबीन के ऑपरेशन करते हैं, पेट के ऑपरेशन करते हैं, उसमें बेहोश करके करते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो नाभि के नीचे किए जाते हैं, उन केसेस में जो है वो केवल नाभि के नीचे वाला पार्ट जो है उसी को सुन किया जाता है, उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया। जी अच्छा, सर्जरी में भी अभी काफी डिफरेंस आ गया है क्योंकि पहले तो हाथों से सर्जरी होती थी और अब मशीनों के द्वारा तो अच्छी से अच्छी सर्जरी, इवन मेजर सर्जरी कम समय में और कम से कम दर्द में और कम से कम समय में हो जाती है। जी। उससे क्या फायदा होता है कि एक तो मरीज की बीमारी तो क्योर होती है। रोबोटिक सर्जरी भी जो है एक तरह का दूरबीन का ऑपरेशन है। अच्छा। जिसमें बड़े ऑपरेशन, पेट के ऐसे ऑपरेशन डिफिकल्ट एरियाज में जैसे पेल्विस में या डायफ्राम होता है छाती और चेस्ट के बीच में, अगर वहाँ कोई बीमारी है तो वो जो है उस टेक्निक की मदद से जो है वो बड़े से बड़े ऑपरेशन जो है वो उसके द्वारा किए जा रहे हैं। 100% रोबोटिक मशीन ही ऑपरेशन करती है आप लोगों? देखिए रोबोटिक मशीन जो है रोबोटिक मशीन है एक तरह की। हाँ। उसको जो रन किया जाता है जैसे पेशेंट के ऊपर डॉक करना, कि हम मेजर से मेजर सर्जरी में पहले क्या होता था कि ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता था। आजकल हम लो हीमोग्लोबिन में भी ऑपरेशन करते हैं, ऐसी मशीनें आ गई है। सर आजकल टाइप्स ऑफ कैंसर बहुत बढ़ रहा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर आप कह सकते हैं महिला में बहुत ज्यादा हो रहा है। कैंसर, अगर कॉमन कैंसर की बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ में हूँ आपके साथ निधि चौहान। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में बहुत नाम कमाया है और उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही रोचक है। देखिए सबसे पहले जब भी हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले हमें एक ही चीज़ याद आती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। और एक ऐसे ही सर्जन हमारे साथ आज मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर संदीप राठौर जी। उनसे हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि वो किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि जो आपकी जर्नी है, जैसे आपने इंदौर से जर्नी आपकी स्टार्ट की थी डीएवीवी से लेकर एम्स तक, उसका सफ़र आपका कैसा रहा? देखिए ये सफ़र मेरा बहुत अच्छा और मतलब एक तरह से मेरे लिए एक एडवेंचर ही रहा, मैं यही कहूँगा। मैं डॉक्टर संदीप राठौर, मैं आई एम सीनियर कंसल्टेंट जनरल जीआई लैप्रोस्कोपी एंड मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी वर्किंग इन एज ए सीनियर कंसल्टेंट इन चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर। मेरे जैसे आपने सफ़र के बारे में पूछा है, मैंने अपनी 12th की पढ़ाई करके मैंने अपना जो 12th क्लास होता है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट में खंडवा से पास किया। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपना जो है उत्कृष्ट विद्यालय उससे मैंने अपना 12th का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। उसके बाद मेरा एक सपना था जो कहीं ना कहीं बचपन से ही था, और मेरे जो पेरेंट्स हैं और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी एक था कि भाई घर में कोई डॉक्टर बने। तो मैंने उसके लिए इंदौर से ही मेडिकल की तैयारी चालू की, पीएमटी की तैयारी चालू की। और उसके बाद जो है काफ़ी मेहनत करके वो उस समय वो काफ़ी टफ एग्ज़ाम था, ये सन में 2000 की बात बता रहा हूँ। और मेरा ये एक ही एम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। पहले अटेम्प्ट में मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं दूसरे अटेम्प्ट में सफल हुआ। और उसके बाद मेरा एडमिशन जो है इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज और एमवाई हॉस्पिटल में मेरा एज ए एमबीबीएस के लिए मेरा एडमिशन हुआ। वो एडमिशन जो है मेरा 2002 में हुआ था। 2007 में मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हो गया। 2008 में मैंने पीजी की प्रिपरेशन चालू की, पोस्ट ग्रेजुएट की। और मेरा एमबीबीएस के बाद मेरा सपना था कि मैं एक सर्जन बनूं। जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी चालू की तो उसमें भी मैंने काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, आप समझ सकते हैं, डॉक्टरों के बीच एक कंपटीशन है। तो उसमें भी मैंने जो है काफ़ी मेहनत की और मैंने प्रयास किया कि मैं इंडिया के जो, और इवन मैं तो वर्ल्ड का कहूँगा, कि ऐसे इंस्टीट्यूट से मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करूं कि जहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले और मैं पब्लिक की, लोगों की बहुत अच्छे से इलाज कर सकूं और सेवा कर सकूं। और सभी के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से
और मेहनत तो डेफिनेटली ज़रूरी है। मुझे जो है वो सर्जरी में फॉर एमएस सर्जरी के लिए मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में हाँ। एडमिशन मिला, और वो मेरे लिए और सब मेरे परिवार के लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात थी। बिल्कुल। मैंने वहाँ पे 3 साल जो है एमएस जिसको हम बोलते हैं मास्टर इन सर्जरी, वो डिग्री हासिल करी। और उसके बाद जो है मैंने सर्जरी में 3 साल जो है वो पर्याप्त नहीं होते हैं लर्निंग के लिए, तो मैंने वहाँ पर 3 साल और एज ए सीनियर रेसिडेंट हम बोलते हैं, वो 3 साल की और मैंने अनुभव के लिए वहाँ पर एम्स में वहीं पर काम किया। तो मैंने 6 साल जो है एम्स में काम किया। उसके बाद जो है मैं 2015 में मैं वापस इंदौर आया, तो 9 से लेके 15 तक मैं दिल्ली में रहा। उसके बाद मैंने जो है मैंने कहा कि इंदौर में तो काफ़ी मेडिकल एडवांसमेंट हो ही रहा था, और मेरा भी ये था कि मैं अपने जो है घर के पास में रहूं, जिससे जो भी मेरे परिचित लोग हैं, जो मैं चूँकि गांव से निकला हूं, खंडवा के ज़िले के गांव है मुंदी करके, वहां से मैं आके और मैंने काफ़ी मेहनत करके और इस फील्ड में मैं आया। तो मेरा ये था कि मैं लोगों की सेवा करूं, और मेरा प्रयास यही है कि मैं जो हमारे यहाँ के जो अपने क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। तो इसके लिए मैं वापस इंदौर आया, और यहाँ पर मैंने जो है वो बॉम्बे हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देना चालू किया। और चूँकि एम्स में आप सभी जानते हैं ये अपने इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे नामी इंस्टीट्यूट है, और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने हर तरह की ऑपरेशन, जनरल ऑपरेशंस, पेट के ऑपरेशंस जो है, दूरबीन के ऑपरेशन, लेज़र के ऑपरेशन, रोबोटिक एंड ऑल टाइप ऑफ सर्जरी जो है वो वहाँ पर मैंने जो है मेजर सर्जरी, कैंसर सर्जरी, ये सब सारा मैंने अनुभव वहाँ से लिया, और मैंने इंदौर में जो है ये सेवाएं देना चालू किया। और अब तब से मैं 2015 से 2025 हो गया, 10 वर्षों से लगातार जो है मैं लोगों के लिए जो है, और मेरे पास काफ़ी सारे मरीज जो हैं। अभी करेंटली मैं चौथराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ, और काफ़ी तरह के मरीज आते हैं, कई तरह की बीमारियों के, गरीब मरीज भी आते हैं। तो हम जितना जो मरीज के लिए जो हम बेस्ट कर सकते हैं इलाज के लिए, और उनको कम से कम में हम जो अच्छी सेवाएं हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो सर जब आप एम्स में 6 साल आपने बोला कि वहाँ पे आपने 6 साल रहे हो आप, तो कुछ चैलेंजेस आए होंगे आपके? डेफिनेटली चैलेंज थे। एक तो यहाँ से मैं आप इंदौर का एनवायरनमेंट और दिल्ली के एनवायरनमेंट में काफ़ी अंतर है। वहाँ पे जो है वो केवल मतलब वहाँ ना कोई अपने परिचित है, रिलेटिव हैं कि जिनकी केयर में हम ये जो भी है मैनेज अपने को ही करना है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी अपने को ही सॉल्व करनी है। तो इसलिए जो वहाँ जो होते थे वो हमारे जो कलीग्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, वही हमारे मतलब फ्रेंड्स भी होते थे और वही फैमिली भी होती थी। तो उन्हीं के साथ मिल के और अपना जो है थोड़ा वहाँ एनवायरनमेंट का, वहाँ का मौसम थोड़ा ह्यूमिड था, थोड़ी शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। बट यह है कि वहाँ पर एम्स में हॉस्टल वगैरह हैं जो कैंपस में ही होते हैं, तो वो हमें 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो है वो मतलब जो लिविंग एनवायरनमेंट है वो बेटर हो जाता है। सर आप एक बेस्ट सर्जन हैं, तो सर्जन जो सर्जरी होती है वो भी कई प्रकार की होती है। यस। आप कौन कौन सी सर्जरी करते हैं? देखिए मेरा जो सर्जरी का है, मैं आप अगर वैसे कहूँ तो मैं 200 या 250 से अधिक तरह की डिफरेंट बीमारियों के ऑपरेशन करता हूँ। कॉमन सर्जरीज की बात करें तो जैसे हर्निया सर्जरी, पेट में हर्निया होते हैं, कई तरह के होते हैं, जैसे इनग्वाइनल हर्निया, अब्डोमिनल हर्निया, ऑपरेशन के बाद जो है हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। और उसके अलावा इंटरनल हर्निया भी होते हैं, जैसे कई बार जो आते हैं जो है वो पेट से छाती में चली जाती हैं। तो इस तरह के हर्निया के ऑपरेशन। उसके अलावा जैसे गॉल स्टोन जो कॉमन बीमारी है, पथरी की बीमारी, उसके दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, अपेंडिक्स के ऑपरेशन, आंतों के कैंसर के ऑपरेशन, और उसके अलावा लीवर के, पेंक्रियास के, इनमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, गठान हो जाती है कैंसर के, ये ऑपरेशन करता हूँ। उसके अलावा जैसे और कॉमन बीमारी की बात करें तो जैसे पाइल्स, फिशर, फिशुला, ये बहुत कॉमन बीमारी है। पाइल्स तो अगर अपन बात करें तो हर 5 में से एक व्यक्ति को लाइफ टाइम में होता ही है। तो उसे डॉक्टर का जो है वो कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी इसकी बीमारी का मेडिकल द्वारा भी इलाज होता है इनिशियल केस में, और अगर उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो वो ऑपरेशन भी करते हैं। उसके अलावा और बात करें तो जैसे
छाती में टीबी वगैरह हो जाती है तो मैं थोरेकोस्कोपिक सर्जरी भी करता हूँ। मतलब दूरबीन द्वारा छाती के जो है, छाती में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़े में लीकेज हो जाता है, ये भी अपने आप में मेजर सर्जरी जिसका आजकल हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट की बहुत अच्छी रिकवरी होती है। जी सर, सर पेशेंट्स का रहता है कि जब भी आप पेशेंट्स आपके पास आता है और आप जब उनको कहते हैं कि आपकी ये सर्जरी होना है और उनके अंदर एक डर सा बैठ जाता है कि अरे सर्जरी होगी तो क्या होगा, तो उनको कन्विंस करने के लिए आप क्या करते हैं, उनका डर कैसे भगाते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसे सर्जरी का नाम सुन के ही डर लगता है जी, ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट की प्रॉपर उसको बीमारी के बारे में समझाया जाए और उसे ये समझाया जाए कि ये ऑपरेशन आपके लिए ज़रूरी है। आजकल जो है हम ऑपरेशन में बहुत उन्नत जो तकनीकें हैं उनका मतलब आप दवाइयों का देखें, एक एनेस्थीसिया में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है जिसमें पेशेंट को बेहोश किया जाता है। वो आजकल काफ़ी एडवांस मशीनें हैं, दवाइयाँ हैं जो काफ़ी सेफ़ हैं। तो पहले तो ऑपरेशन के बारे में जैसे हम बताते हैं, उसके बाद उसके लिए वो कितना ज़रूरी है उस बारे में उसे डिस्कस करते हैं और फिर मरीज़ को ये समझाते हैं कि आप डरिए नहीं, अभी आपका जो है ऑपरेशन बहुत आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। और हम मुझे ये बताते खुशी होते हैं, कई बार मरीज जो है वो ऑपरेशन के एक बार आने के बाद तुरंत बाद पूछते हैं कि हमारा ऑपरेशन हो गया क्या? अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, मतलब कि मरीज को पता ही नहीं चला और उसका ऑपरेशन हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये भी रहता है कि एनेस्थीसिया लगेगा कि नहीं? या हमें ऑपरेशन डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी रहता है कि ऑपरेशन कैसे होगा, बेहोश करेंगे। तो जैसे अधिकतर जो है, जैसे जो दूरबीन के ऑपरेशन करते हैं, पेट के ऑपरेशन करते हैं, उसमें बेहोश करके करते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो नाभि के नीचे किए जाते हैं, उन केसेस में जो है वो केवल नाभि के नीचे वाला पार्ट जो है उसी को सुन किया जाता है, उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। बट उसमें मरीज को पूरा बेहोश नहीं करते यूजुअली। और बाकी तो उसके साथ भी जैसे कई बार मरीज एप्रीहेंसिव होते हैं तो हम उनको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे वो केवल सो जाते हैं। जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो उसमें पेशेंट जो है वो पूरा मशीन पे होता है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है ऐसा। अच्छा, सर्जरी में भी अभी काफी डिफरेंस आ गया है क्योंकि पहले तो हाथों से सर्जरी होती थी और अब मशीनों के द्वारा होती है। तो उसमें सर क्या डिफरेंस होता है? देखिए, आप जैसा समझते हैं, आप जैसे मशीन, मतलब आप मशीन ये समझे कि जो मशीन हो, कोई भी मशीन है, वो आपके बेटरमेंट के लिए है, वो आपके बेटरमेंट के लिए। तो मशीन जैसे मैं बात कर रहा हूँ दूरबीन के पेट के ऑपरेशन, पहले जैसे कॉमन पथरी की बीमारी है या हर्निया की बीमारी है जिसमें पेट में बड़ा चीरा लगा के जो है वो ऑपरेशन किया जाता था। उससे क्या होता था कि मरीज को पोस्ट ऑप में काफ़ी दर्द होता था। अच्छा। उसका रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम आता था। अब आजकल क्या है कि जैसे मैंने बताया, एनेस्थीसिया का एडवांसमेंट है, मरीज तुरंत बेहोश करते हैं, तुरंत होश में आता है ऑपरेशन के तुरंत बाद, उसे पता भी नहीं चलता है। मशीनों की बात करें, जैसे मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें, तो विथ टाइम जो है इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं और कि जिससे जो है सर्जरी बहुत, मतलब जो बोलना चाहिए कि अच्छी से अच्छी सर्जरी, इवन मेजर सर्जरी कम समय में और कम से कम दर्द में और कम से कम समय में हो जाती है जी। उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो मरीज की बीमारी तो क्योर होती है, उसके अलावा मरीज को पोस्ट ऑप में दर्द नहीं होता है। काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें हम 24 घंटे के अंदर मरीज को चला देते हैं और खाना जो है, मरीज का खाना भी 24 घंटे के अंदर ही चालू कर देते हैं। पहले कई बार ऐसा होता था कि 5 दिन 7 दिन लगते थे मरीज को चलने में और खाना खाने में। आजकल बिल्कुल अगले दिन से मरीज जो है वो खाने पीने चलने लग जाता है और कई सारी दूरबीन के ऑपरेशंस में तो हम 24 घंटे बाद छुट्टी कर देते हैं मरीज की। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको दूरबीन के ऑपरेशन, जैसे एक रोबोटिक सर्जरी आजकल काफ़ी चल रहा है। रोबोटिक सर्जरी भी जो है एक तरह का दूरबीन का ऑपरेशन है, जिसमें बड़े ऑपरेशंस, पेट के ऐसे ऑपरेशन डिफिकल्ट एरियाज में, जैसे पेल्विस में या डायफ्राम होता है छाती और चेस्ट के बीच में, अगर वहाँ कोई बीमारी है तो वो जो है उस टेक्निक की मदद से जो है वो बड़े से बड़े ऑपरेशन जो है वो उसके द्वारा किए जा रहे हैं। 100% रोबोटिक मशीन ही ऑपरेशन करती है या आप लोगों की? देखिए, रोबोटिक मशीन जो है, रोबोटिक मशीन है एक तरह की। उसको जो है ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है। अच्छा। उसको जो रन किया जाता है, जैसे पेशेंट के ऊपर डॉक करना, पेशेंट के ऊपर पोजीशन सेट करके उसको सारे उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं एब्डामन पे, और वो सर्जरी जो है डॉक्टर के द्वारा की जाती है। भविष्य में अगर कंप्लीट रोबोटिक अगर सर्जरी आती है तो वो फ्यूचर है, लेकिन कहीं ना कहीं मशीन जो है वो अनकंट्रोल भी हो सकती है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए जो है डॉक्टर की आवश्यकता तो क्या पेशेंट को कहीं ना कहीं डर रहता है जब अगर उन्हें बताया जाता है कि रोबोटिक मशीन द्वारा उनको ऑपरेट किया जा रहा है? देखिए, उन्हें डर तो रहता है, वो डेफिनेटली पूछते हैं कि भाई कौन कैसे होगा, क्या रहेगा,
किस तरीके से हमारे ऊपर ऑपरेशन होगा, डॉक्टर का क्या पोजीशन रहेगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो है हम पेशेंट के साइड में खड़े होकर सर्जरी करते हैं, और रोबोटिक सर्जरी में जो है वो एक डिफरेंट, जैसे आप अपन सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं वैसा जो है कंसोल होता है, और कंसोल्स पे जो है सारे इंस्ट्रूमेंट्स का कंट्रोल होता है, उसके द्वारा जो है मरीज की सर्जरी की। अच्छा, जब आप ओटी में सर्जरी करते हैं तो आपको क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए, सर्जरी डेफिनेटली आप देखिए, एक तरह से ये है सर्जरी करना, मतलब जैसे अगर अपन एक कार की बात करें तो एक कार का मैकेनिक है वो तो गाड़ी को बंद करके करता है। सर्जरी इज लाइक ए चालू कार में आप जो है वो काम कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि ये डेफिनेटली स्पेशली इनिशियल पीरियड में एक डर भी रहता है कि भाई हम ऑपरेशन तो अच्छा से अच्छा कर रहे हैं, मरीज को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि हमें उसे ऑपरेशन के बाद अच्छा करके घर भी भिजवाना है। बट ये है कि समय के साथ साथ और जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, और मैं मतलब मान के चलिए थाउजेंड्स में सर्जरी कर चुका हूँ जी। तो अब क्या होता है कि अब जो है वो डर यूजुअली समय के साथ ख़त्म हो जाता है, और मरीज को जो है हम कॉन्फिडेंटली सर्जरी करते हैं, और इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एनेस्थीसिया में एडवांसमेंट है, इंटेंसिव केयर एक सबसे बड़ी चीज़ है आजकल जो है, पोस्ट ऑप में पेशेंट की मॉनिटरिंग इवन इन मेजर सर्जरी में। उसके अलावा जैसे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट का अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। तो इतने सारे, हाँ, और स्पेशली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आजकल ऐसे अवेलेबल हो गए हैं कि हम मेजर से मेजर सर्जरी में, पहले क्या होता था कि ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता था जी। आजकल हम लो हीमोग्लोबिन में भी ऑपरेशन करते हैं। ऐसी मशीनें आ गई है कि जिस सर्जरी में पहले 500 से 1000 ml ब्लड लॉस होता था, आजकल हम 100 ml ब्लड लॉस में उसको, मैक्सिमम 100 ml या कई बार तो मतलब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ब्लड लॉस में वो ऑपरेशन हो जाता है। तो उससे मरीज को जो है वो, जैसा मैंने बताया, बहुत फास्ट रिकवरी होती है, ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्लड के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के होते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है, कॉस्टिंग जो है वो कम आती है, तो ये सब फायदे होते हैं जी। सर, आजकल टाइप्स ऑफ कैंसर बहुत बढ़ रहा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर आप कह सकते हैं महिला में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए महिलाओं को कैसे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कैंसर का जैसे आपने बताया तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं। कैंसर, अगर कॉमन कैंसर की बात करें तो जो ओरोफेरेंजियल मुंह का कैंसर, और जो प्रोस्टेट का कैंसर है वो मेल में कॉमन होता है, और महिलाओं की बात करें तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन होते हैं। कई बार ये मतलब बोलना चाहिए कि कई लोग बोलते हैं कि हमारे तो फैमिली में कुछ नहीं था, हम ऐसी कोई चीज़ करते नहीं हैं। कई लोग बोलते हैं जैसे मेल पेशेंट, हम तो कोई स्मोकिंग अल्कोहल कुछ नहीं करते हैं, कोई बुरी आदतें नहीं है, फिर भी हमें कैंसर है। तो देखिए, कैंसर के कई कारण होते हैं। डेफिनेटली जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये तो एक रीज़न ही है कैंसर का, लीवर के ख़राब होने का। बट ये है कि उसके अलावा भी कैंसर हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक रीजन होते हैं, कभी कभी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो जाते हैं। कैंसर को सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि अपनी बॉडी जो है वो पूरी रेगुलेटेड है, मतलब कौन सा ऑर्गन कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो कितना काम करना चाहिए, उसके सेल्स, उसका साइज़ कितना होना चाहिए। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल्ड सेल्स होते हैं, मतलब वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन में, जैसे ब्रेस्ट की बात करें तो जो ब्रेस्ट के अंदर ग्रंथि है, ग्रंथि के अंदर कोई सेल्स अगर रैपिडली डिवाइड होने लग जाए, मतलब वो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो कंट्रोल जो खत्म हो जाता है उसकी वजह से वहाँ पे ब्रेस्ट में गठान बनती है जी। और वो गठान ब्रेस्ट में, उसके अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स में भी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को नहीं पता होता है कि गठान हो गई है या कैंसर उनको हो गया है। तो डेफिनेटली ये महिलाओं के लिए एक बहुत मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, कोई भी महिला जिसको अगर कोई भी पाल्पेबल लंप, मतलब कोई भी ऐसी गठान जो उसे दिखना चालू हो गई हो, किसी भी उम्र में, यंग लोगों में भी होता है, लेकिन यंग लोगों में कैंसर की संभावना कम होती है, वो बेनाइन होती है। आफ्टर 35-40 ईयर जो है, अगर गठान ब्रेस्ट में आ रही है या महसूस हो रही है तो उसको डेफिनेटली एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो डॉक्टर को, सर्जन को दिखाना चाहिए और उसके टेस्ट कराना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। इन गठानों में एक प्रॉब्लम और कॉमन क्या आती है कि कई बार डर के मारे और शर्म के मारे महिलाएं जो है वो घर में या डॉक्टर को दिखाने से डरती है। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अगर आप समय पे जो है इसका इलाज कराते हैं तो इसका पूरा इलाज हो जाता है। और इस तरह की कोई भी गठान होती है तो तुरंत जो है वो आप डॉक्टर से संपर्क करें, डरे घबराए नहीं, शर्माए नहीं। और उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें कि इन गठानों में दर्द नहीं होता है। बहुत सारी ब्रेस्ट की गठानों में दर्द क्या है, एक कॉमन
सिम्टम है हाँ। जो मरीज को डॉक्टर के पास लेके आता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो पेनलेस लम्प जितने भी ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं। हाँ। इस चीज़ का ये महिलाओं के लिए ध्यान रखना है कि अगर उनको ब्रेस्ट में गठान है और अगर वो दर्द बिल्कुल नहीं दे रही है तो आपको सबसे पहले जाके उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि उसमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी सर, एक समस्या लोगों में आजकल देखी जा रही है पाइल्स की समस्या। मतलब हर किसी को जेनेटिकली होती है और किसी को खान पान की वजह से हो जाती है। अधिकतर देखिए ज़्यादातर लोगों को खान पान की वजह से होती है। पाइल्स अपन बात करें तो पाइल्स क्या होता है कि लेटरिन का जो रास्ता होता है जिसको हम एनल केनाल बोलते हैं, वहाँ पर सूजन होने लग जाती है। वो जो होती है जो अपना नॉर्मल जो केनाल होती है उसके अंदर जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती है, नरम चमड़ी होती है, ये उनका क्या होता है ये नॉर्मल होती है। लेकिन अगर वो साइज में बढ़ जाए तो वो उसको हम पाइल्स बोलते हैं। और अगर उसमें से दर्द होने लगे, खून आए, लेटरिन के रास्ते खून आना जो है वो एक सिम्टम होता है और इसको किसी को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके अलावा इसमें हम बात करें, हाँ एक चीज़ और है, लेटरिन के रास्ते खून आने का एक और सिग्निफिकेंस ये है कि कई बार जो है आंतों के कैंसर में भी खून आ सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। अगर मैं पाइल्स की बात करूं, फिशर की बात करूं, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ अपन ये मतलब जेनेटिक तो कम होती है लेकिन फैमिलियल हम उसको बोलते हैं। जैसे ये परिवार में किसी को है, घर में मम्मी पापा को है या दादा दादी को है, तो वो पेशेंट को भी हो सकती है। और इसका मेन कारण जो है वो डाइटरी हैबिट है। कई लोगों में जो है वो डाइटरी हैबिट जो है वो गड़बड़ होती है। जैसे खान पान जो है समय से नहीं करना, ज्यादा मसालेदार फास्ट फूड ज्यादा लेना, मसालेदार ज्यादा लेना, कॉन्स्टिपेशन, मतलब उसके पीछे का रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन। मतलब पेट अगर अच्छे से साफ हो रहा है तो आपका बॉडी का सारा सिस्टम ठीक चलता रहेगा। पेट नहीं साफ होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसका मेन प्रॉब्लम है जो अपना जो डाइटरी हैबिट जो है वो सही नहीं होती है। एक समय से खाना खाना जरूरी है। प्रॉपर डाइट में जो है वो फाइबर होना चाहिए, सब्जी सलाद रेगुलर लेना है। प्रॉपर प्रोबायोटिक होना चाहिए, जैसे दही वगैरह छाछ वगैरह लेना चाहिए। समय सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आपका जो लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, हमेशा डिवाइडेड मील लेना चाहिए। आप थोड़ी मात्रा में ब्रेकफास्ट करिए। लंच का टाइम जो है वो थोड़ा फिक्स रखिए। आप कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करिए। लेट नाइट भोजन नहीं करना चाहिए। ये कई तरह की बीमारियों की जड़ होती है, इंक्लूडिंग पाइल्स। सो इसके लिए आप समय से शाम को कोशिश करें, सूर्यास्त के बाद 7 से 8 बजे तक खा लें। ज़्यादा लेट नाइट खाना खा के सोना नहीं चाहिए। रात को कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा हल्का भोजन लें और खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही सोने के लिए जाएं। लेकिन ये जनरल कई लोगों में ये सवाल रहता है कि जो पाइल्स होता है वो कुछ लोग तो ऑपरेट कराते, कुछ लोग बोलते नहीं अगर ऑपरेट कराते तो फिर से वो समस्या हो बिल्कुल जाती ये भी मैं आपका जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका भी मैं बिल्कुल दूर कर देता हूँ। देखिए ये क्या होते हैं, ग्रेड्स होते हैं पाइल्स के, है ना, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4। ग्रेड 1 मतलब ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो होते हैं वो इनिशियल स्टेज होते हैं। अगर इसमें मरीज को जैसे कोई भी मैंने बताया कि अगर ब्लड आ रहा है, थोड़ी सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, तो वो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और इनिशियल केस में देखिए अधिकतर लोगों को ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है। वो अगर डॉक्टर को दिखा के और अगर इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है और साथ में जो मैंने आपको बताया कि जो डाइटरी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करें तो वो कई लोगों में ठीक हो जाता है। मेरे पास काफ़ी सारे मरीज आते हैं जिनमें अर्ली ग्रेड में जो है हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं और लगभग मरीज ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीज जो हैं जो अपना हैबिट नहीं ठीक करते हैं या ऑलरेडी उनको डिसीज बड़ी हुई होती है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 वाली डिसीज होती है, काफ़ी बड़े बड़े पाइल्स हो जाते हैं, खून आने लग जाता है, उस केस में डेफिनेटली ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और आजकल जो है ऑपरेशन जैसा मैंने बताया मिनिमल इन्वेजिव पद्धति से, लेज़र पद्धति से हम करते हैं, जिसमें ऑपरेशन के 24 घंटे बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। 2 से 4 हफ्ते में पेशेंट की रिकवरी हो जाती है और बिल्कुल पेनलेस सर्जरी होती है। उसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होती है और मतलब ये बोलना चाहिए कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसलिए ये जो है वो मतलब आप इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, जिससे जो है पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत भी ना पड़े। और कई मरीज जो है वो जैसे मैंने बताया कि दवाइयों से भी ठीक हो सकते हैं। मेन तो सर खान पान रहता है क्योंकि ऐसे लोगों को खान पान तो डेफिनेटली सुधारना है, कंट्रोल करना। वो तो हम बिल्कुल पेशेंट को जब पहली बार आता है तब बताते हैं कि भाई आप अभी भी ठीक कर लीजिए और आगे भी आप ठीक करेंगे। हाँ, जैसे आपने एक क्वेश्चन और पूछा था कि ये फिर से हो जाती है। देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं जैसा भी आप समझ रहे हैं कि ये खान पान से रिलेटेड है। जैसे समय हुआ
आपने खान पान में ढील दी, जी आपने जो है डाइट का कंट्रोल नहीं रखा, टाइम का कंट्रोल नहीं रखा, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वो फिर से हो सकती है। लेकिन उसके लिए वही है कि आप जितना प्रिकॉशन बेस्ट ले सकते हैं वो लें, और समय पे डॉक्टर को दिखाएं, जल्दी से जल्दी दिखाएं, तो आपका जो है वो अच्छे से इलाज और बगैर ऑपरेशन के भी इलाज हो जाता है। जी जी सर, सर्जरी की हम बात करें तो आजकल ना बच्चों की भी सर्जरी बहुत ज्यादा हो रही है। यस यस। तो क्या सर्जरी बच्चों की देखिए, छोटी उम्र बच्चों में का करवानी सर्जरी का चाहिए? जैसे मैं कहूँ कि देखिए, सर्जरी मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसी के लिए सर्जरी करते हैं। नॉर्मल इंसान की सर्जरी की जाती है, या नॉर्मल बच्चों की सर्जरी नहीं की जाती है। तो जैसे बच्चों में भी कॉमन प्रॉब्लम की बात करें तो जैसे बच्चों में भी हर्निया बहुत कॉमन होता है। जन्म, कई बार बच्चे को जन्म के समय भी हर्निया होता है। जी तो बच्चे में जो ऑपरेशन है वो कुछ कुछ बीमारियों में जन्म के समय ही करना पड़ता है, और कुछ बीमारियों में स्टेज में करना होता है, या कुछ समय बाद करना होता है। तो जैसे कई बार बच्चों में कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स भी होती है, जिनमें स्टेज सर्जरी की जाती है। कॉमन प्रॉब्लम की बात करें तो जैसे हर्निया बच्चों में बहुत कॉमन होता है, और उसका क्योंकि बच्चा क्या ग्रोइंग होता है, तो शुरुआत में वो छोटा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वो उसका साइज भी बढ़ता जाता है। हर्निया में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कई बार जो है उसके अंदर आंतें फंस सकती है बच्चों की। वो बच्चों, और बच्चे क्या होते हैं, बहुत फूल की तरह होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। अगर उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी, उनमें ब्लड का वॉल्यूम भी कम होता है, उनमें बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैलता है, वो समय नहीं देते हैं एक्चुअली में। तो इसलिए आप उनका जो है प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, बच्चों के सर्जन को दिखाएं या जनरल सर्जन को दिखाएं, और उनकी सलाह से जो है अगर उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है तो बिल्कुल करें। उसके अलावा बच्चों में भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत सारे केसेस में जो है वो दवाइयों से ठीक हो जाती है। और बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, पॉलिप बोलते हैं हम उसको, जैसा हम पाइल्स बोलते हैं। बच्चों में क्या होते हैं, कभी कभी अब नॉर्मल मतलब बोलना चाहिए कि सेल्स होती हैं, या एक मतलब गुच्छा होता है ब्लड का, जो बच्चों में मिलता है बहुत कॉमन। वो भी बहुत हार्डली 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें उसको निकाल देते हैं, तो उससे खून आना बंद हो जाता है। जी बिल्कुल सर। अभी मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो हमारा इंदौर ने बहुत तरक्की कर ली है, क्योंकि पहले ऐसा था कि कोई पेशेंट होते थे या तो उन्हें मुंबई जाना होता था, या फिर गुजरात या वडोदरा, जहां भी, क्योंकि वहां पे ऑपरेट ज्यादा करवाना पसंद करते थे वो लोग। डेफिनेटली। तो अभी इंदौर कितना आगे बढ़ गया है हमारा। देखिए, आज की तारीख में मैं तो ये कहूँगा कि अभी इंदौर में ऐसा कोई भी ऑपरेशन या ऐसा कोई भी इलाज है जो इंदौर में नहीं हो रहा हो। मतलब जो ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी ऑपरेशन के मामले में और इलाज के मामले में, वो आज की तारीख में इंदौर में है। जैसा आप जानते हैं, इंदौर में लगभग काफ़ी सारे बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, और जहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, काफ़ी डॉक्टर्स हैं। और इसमें देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक जो है वो प्रशिक्षित और अच्छा डॉक्टर, कोई भी फील्ड का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा मैं जानता हूँ, मैंने देखा है इंदौर में आज की तारीख में काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स, काफ़ी अच्छे सर्जन हर फील्ड के अवेलेबल हैं, और हर तरह का इलाज आज की तारीख में इंदौर में अवेलेबल है। कई बार ये होता है कि आपको, कई बार मरीज को पता नहीं होता उसे कहाँ जाना है, तो उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप नेट पे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में आके इंक्वायरी कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं। बट आज की तारीख में, जैसे मैं चौथराम की बात करूँ, हम हर तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं, हर बीमारी के ऑपरेशन कर रहे हैं। सारे जो हैं नई तकनीक वाले एडवांस ऑपरेशन, वो भी सारे कर रहे हैं। मतलब आप बात करें एक सिंपल हर्निया से लेके हम जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, पेट के कैंसर के बड़े ऑपरेशन करते हैं। उसके अलावा बाकी अदर जो हैं सारे, जैसे न्यूरो सर्जरी है, कार्डियक सर्जरी है, सारे ऑपरेशन जो हैं वो हम भी कर रहे हैं, और इंदौर में और भी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। बट अब मरीज को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर या फिर और किसी अदर शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्च करें, हॉस्पिटल में संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, और हम उसको जो है वो सारा जो है हर तरह का इलाज जो है वो इंदौर में उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का इलाज करवा रहे हैं, उपलब्ध कम से कम खर्च में करवा रहे हैं। उसके अलावा जो है हमारे सारे हर तरह के सर्जिकल और मेडिकल विशेषज्ञ हैं। और देखिए क्या होता है, मैं आपको एक देखिए आजकल क्या है, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, एक डॉक्टर सारा इलाज नहीं कर सकता। पहले क्या परसेप्शन होता था कि एक डॉक्टर है वो सारे इलाज करेगा। तो जिस हिसाब से मेडिकल एडवांसमेंट हुआ है, हर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, और वो जो है वो अपने अपने फील्ड में और बहुत अच्छा जो है वो मरीजों को इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, कई बार मैं एक मतलब जैसे कॉस्टिंग को लेके भी हम चर्चा करें, तो क्या होता है कि जैसे मान लो इंदौर या उसके आसपास का मरीज है,
जैसे मैं एक एग्जांपल की पथरी का ऑपरेशन है दूरबीन का, मान लो अगर यहाँ पे 50,000 में हो रहा है और वो कहीं और जगह भी 50,000 में हो रहा है, तो भी वो यहाँ सस्ता पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि 4 लोग जाएंगे, अपना काम छोड़ के जाएंगे, आउट ऑफ इंदौर जाएंगे, अपने क्षेत्र से जाएंगे, तो उनका जो आने जाने का लॉजिस्टिक है, उनका जहाँ रुकने का है, और जो लॉस ऑफ मैन पावर होता है, वो सबसे बड़ी बात होता है जिसको कोई कैलकुलेट नहीं करता। तो वो एक बहुत बड़ा है। तो वो जो कॉस्टिंग अपन कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, कि हमने इतने, लेकिन वो नहीं होता है। उसकी जो बैक एंड कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं वो दुगना खर्च पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में इंदौर में हर तरह का इलाज अवेलेबल है, मेडिकल भी, सर्जिकल भी, हर तरह के ऑपरेशन अवेलेबल है। कई सारे बड़े ऑपरेशन हमने किए भी हैं और कर भी रहे हैं। और मरीज जो है वो पहले संपर्क करें अपने क्षेत्र में, और उसके बाद ही अगर किसी वजह से अगर उसे जाना है तो प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से उस पर्टिकुलर मतलब सिटी में या उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाए, अगर कोई ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो। बट मोस्टली सब कुछ अवेलेबल है जी। अच्छा, ऐसा कुछ चेंजेस आप जो मेडिकल फील्ड में इंदौर में चाहते हैं? देखिए, इंदौर में वैसे मेडिकल फील्ड तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। चेंजेस की बात करें तो मैं पर्टिकुलर मतलब पेशेंट से ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो इंदौर या उसके आसपास के इंदौर में आए, जिससे यहाँ के डॉक्टर्स को जो हैं वो पूरा एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे किसी भी पर्सन के लिए। जैसे मैं कोई एक ऑपरेशन करना जानता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास वो मरीज आएगा तभी मैं करूँगा ना। सही है। तो इसलिए वो मरीज का मेरे से मिलना जरूरी है जी। तो इसलिए क्या है कि ये जो भी डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स अपने लेवल पे प्रयास करते हैं। डॉक्टर्स को एकदम खुले में, हम लोग जैसे ओपन बाकी चीज़ों का एड होता है सामान का, वैसा हम लोगों को एड जो है वो अलाउड भी नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा है। और इथिक्स भी जो है, हमें इथिक्स को ध्यान में रखते हुए जो है सारे डॉक्टर्स को काम करना होता है। तो लेकिन ये है कि मरीजों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सर्च करें हॉस्पिटल्स में या इंडिविजुअल डॉक्टर से आके मिलें, एक या एक से अधिक डॉक्टरों से सलाह लें। आप अगर 4 डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं तो हो सकता है आपको केवल जो है वो कंसल्टिंग फीस देना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सही डॉक्टर मिल जाए, सही इलाज मिल जाए और शायद कम से कम खर्च में आपका काम हो जाए। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मौजूद थे चोइथराम हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप राठौर जी, जिन्होंने सर्जरी के बारे में हमें बताया, मेडिकल फील्ड के बारे में हमें बताया, और उनकी जो जर्नी है उनके बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, पेशेंट को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई, और जो फियर ऑफ ऑपरेशन होता है उसके बारे में भी कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई। और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चन है या जो भी बीमारी आपको है, वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं। और आगे भी हम ऐसे ही डॉक्टर से चर्चाएं करते रहेंगे और बीमारियों के बारे में आपको बताते रहेंगे। मैं निधि चौहान जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, और जिससे जो है आप लोगों के जो डर रहता है या जो डाउट्स रहते हैं उनको मैंने दूर करने का प्रयास किया। और मैं जो है राजेश भैया और समय नाव की जो है वो टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और मेरे लिए और भी जो मैं आगे पब्लिक की सेवा के लिए और जो भी कर सकता हूँ मैं वो प्रयास करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।